वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है लर्निंग थ्योरीज। ठीक है, लर्निंग थ्योरीज में हम बहुत सारे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की लर्निंग थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। तो ये उसी का एक सीरीज है, एक तरह से आप मान सकते हैं इसको। तो आज जो हम सीखने वाले, जिसकी लर्निंग थ्योरीज सीखने वाले हैं, वो है आपके थॉर्नडाइक की लर्निंग थ्योरी। ठीक है, जो थॉर्नडाइक की लर्निंग थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ईच एंड एवरी टीचिंग एग्जाम। ठीक है, सीटेट में भी यहाँ से कभी कभी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। अदरवाइज ये सारी की सारी टीचिंग एग्जाम्स है, जितनी भी टीचिंग एग्जाम्स है वहां पे यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो थॉर्नडाइक के बारे में सबसे पहले देखेंगे हम इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या चीजें कवर अप करेंगे, वो सुनिएगा। सबसे पहले हम थोड़ा सा थॉर्नडाइक के बारे में जानेंगे कि वो कौन थे। ठीक है, और उन्होंने किस तरीके से अपनी थ्योरी दी है। दूसरा बात करेंगे कि उनका जो एक्सपेरिमेंट था कैट के ऊपर, वो किस तरीके से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को किया था। अगली बात करेंगे उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने कौन कौन से लॉज दिए थे। हम यहाँ पे दो तरह के लॉज की बात करेंगे, प्राइमरी लर्निंग लॉस की बात करेंगे और एक सेकेंडरी लर्निंग लॉस की बात करेंगे। ठीक है, मतलब प्रमुख अधिगम के सिद्धांत देखेंगे और गौण सीखने के सिद्धांत या गौण अधिगम के सिद्धांत हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, होपफुली आप लोगों को बात समझ आ रही होगी। इसके साथ में हम कुछ क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस करेंगे और बहुत जल्द जब ये लर्निंग थ्योरीज और एक मोटिवेशनल थ्योरीज और एक पर्सनालिटी थ्योरीज, जब मैं ये तीनों टॉपिक आपको इस वीडियो लेक्चर, इसके बाद आने वाले वीडियो लेक्चर्स में कवर अप करवा दूंगी, देन हम स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यूज की एक पूरी की पूरी सीरीज, ताकि जितना भी हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया है, मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक कवर अप किए हैं सीडीपी के। ठीक है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हर एक टॉपिक और उसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम आने वाली है, एग्जाम के नोटिफिकेशन आ गए, डेट आ गए, फॉर्म भी फिल होने लगे, तो अब हमारी तैयारी करने का जो मेन टाइम है वो अब शुरू होता है। तो हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को एड ऑन कर देती हूँ कि अगर हम लोगों को सीटेट एग्जाम क्रैक करना है, तो सीटेट एग्जाम क्रैक करने की एक सिंपल से स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, सीटेट अगर आप लोगों को क्लियर करना है तो नंबर 1 आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, और नंबर 2 पे अगर बात आती है ना, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज, हमको बहुत ज्यादा यहाँ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो जितने ज्यादा पीवाईक्यूज प्रैक्टिस होते जाएंगे, उतने ज्यादा क्या होंगे, आपके मार्क्स जो है वो इनहेंस होते जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो बेसिकली यही सारी चीजें हैं जो आपको मेनली याद रखना है। गेटिंग द पॉइंट? बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करेंगे। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के बाद में आप क्या करेंगे, सारे के सारे पीवाईक्यूज जो कि 2021, 2022, 2023 जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ था, एक बार उनके सारे पीवाईक्यूज हम लोग, आप भी करिएगा, मैं यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए एक पूरी की पूरी पीवाईक्यूज की सीरीज बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। ठीक है, जिससे आप लोगों को आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को बात समझ आई होगी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है थॉर्नडाइक्स थ्योरी। ठीक है, थॉर्नडाइक की थ्योरी जब हम डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले थॉर्नडाइक की थ्योरी को समझने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिहेवियरिज्म क्या होता है। ठीक है, बेसिकली उनकी जो थ्योरी है वो बिहेवियरिज्म पे बेस्ड है, जो थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, जो ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी है उन्होंने, उसके बाद में आपको पता है कि स्किनर ने अपने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी थॉर्नडाइक की थ्योरी को बेस बना करके की थी। गेटिंग द पॉइंट? बात समझ आ रही है? चलिए आगे की साइड बात करेंगे। ये सीटेट का फॉर्मूला याद रखेगा। तो ये है हमारा बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म क्या होता है, थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि व्यवहारवाद क्या होता है। बेसिकली ये साइकोलॉजी के जो बहुत सारे स्कूल्स चलते हैं, थॉट ऑफ स्कूल्स होते हैं, उनमें से एक है बिहेवियरिज्म। आपने सुना होगा जेस्टॉल्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमनिस्टिक होता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म होता है, इसी तरीके से बिहेवियरिज्म है। बिहेवियरिज्म के जो जनक थे बेसिकली वो जॉन वॉटसन थे, पहले उनको माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ह्यूमन बींग्स पे बिहेवियरिज्म को लेकर के प्रयोग किए थे। ठीक है, लेकिन उससे पहले इवन पावलो और इन लोगों ने भी बिहेवियरिज्म से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज दे दी थी। जैसे पावलो की क्लासिकल कंडीशनिंग है, वो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है आपका बिहेवियरिज्म का और क्लासिकल कंडीशनिंग का। ठीक है, अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आने वाले वीडियो लेक्चर में डेफिनेटली हम इवन पावलो की जो क्लासिकल कंडीशनिंग है और स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, उन दोनों की बात
100% करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे की साइड, बिहेवियरिज्म की बात करते हैं। देखिए, बिहेवियरिज्म को हिंदी में बोलते हैं व्यवहारवाद। ठीक है, यहाँ पे बिहेवियरिस्टिक जो साइकोलॉजिस्ट है उन लोगों का मानना है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स है, जितने भी पर्सन है, जितने भी लोग होते हैं, उन सब के बिहेवियर को बदला जा सकता है। ठीक है, डिजायर्ड बिहेवियर को क्या किया जा सकता है, इन्हांस किया जा सकता है, और जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसको रोका जा सकता है। किसके थ्रू? एसोसिएशन के थ्रू। एसोसिएशन किसके बीच में होगा? एसोसिएशन होगा आपका स्टिमुलाइज और रिस्पॉन्सेस के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे स्टिमुलाई क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया क्या होती है, इसके बारे में मैं अभी बात करूंगी। पहले बिहेवियरिज्म को थोड़ा और डीप में डक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे द थ्योरी दैट ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन। देखिए, ह्यूमन और एनिमल दोनों के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग। कंडीशनिंग की टर्म्स में इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनिंग कर सकते हैं। किसकी? स्टिमुलाइज रिस्पॉन्सेस की। डन। चलिए, विदाउट अपील टू द थॉट्स और फीलिंग, मतलब हम यहाँ पे ना किसी की थॉट्स को चेंज कर रहे हैं, ना किसी की फीलिंग को चेंज कर रहे हैं। बिना किसी थॉट और फीलिंग को चेंज किए भी हम लोग कंडीशनिंग के थ्रू किसी पर्सन के या किसी एनिमल के बिहेवियर को बदल सकते हैं। ये बिहेवियरिज्म कहता है। बिहेवियरिज्म किसी की बायोलॉजी पे डिपेंड नहीं करता है। बिहेवियरिज्म एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात नहीं करता है, ह्यूमैनिटेरियन की बात नहीं करता है। वो जस्ट ये बोलता है कि बाकी सब चीजें छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर को फोकस करो। अगर बिहेवियर को मॉडिफाइड कर दिया जाता है तो सब कुछ बदला जा सकता है, ये डिजायर्ड थिंग को अप्लाई किया जा सकता है। देन चलिए और बात करते हैं इसकी, दैट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आर बेस्ट ट्रीटेड बाय ऑल्टरिंग बिहेवियर पैटर्न्स। मतलब इनके अलावा जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं ना अलग अलग लोगों को, जैसे किसी को फोबिया है, किसी को कुछ और डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो अलग अलग डिसऑर्डर को भी क्या किया जा सकता है, कंडीशनिंग के थ्रू चेंज किया जा सकता है, कंडीशनिंग के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, कैसे? अब आगे बात करेंगे। बेसिकली ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है आपको, मेन बात याद रखना है, बिहेवियरिज्म ये कहता है कि जो पर्सन है उसके बिहेवियर को बिना किसी उसके थॉट में, फीलिंग में चेंज किए बगैर हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। इतना जानना बहुत है, इससे ज्यादा आपको अभी के एग्जाम में जानने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, ये है आपके थॉर्नडाइक भाई साहब। ठीक है, कहाँ के थे ये भाई? ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट थे। ये एक बहुत बड़े पायनियर है बिहेवियरिज्म के, और एक इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी है, बहुत सारे इनके रिसर्च पेपर रहे हैं। ठीक है, फादर ऑफ एजुकेशनिस्ट या फिर फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, इनको पिता कहा जाता है किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का। डन। चलिए, अब हम आगे की साइड जब बात करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात की थी, एसआर कनेक्शनिज्म की। अब ये एसआर थ्योरी क्या है, एसआर कनेक्शनिज्म क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों बात करेंगे ना, तो ये एस से होता है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई को हिंदी में क्या बोलते हैं आप? उद्दीपक। क्या बोलते हैं? उद्दीपक। ठीक है, और एक होता है आपका रिस्पॉन्स। ठीक है, इन दोनों के बीच में अनुक्रिया जिसको बोलते हैं हिंदी में। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों? इन दोनों के बीच में एसोसिएशन होगा। एसोसिएशन होगा मतलब क्या होगा? इनके बीच में संबंध होगा। ठीक है, संबंध बन जाएगा तो फिर क्या होगा, है ना, कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, और कनेक्शन बिल्ड होगा तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से डिपेंड हो जाएंगे। मतलब एक आएगा, एक स्टिमुलाई होगा, रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली उसके साथ में जनरेट होगा ही होगा। थोड़ा और इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं। बेसिकली स्टिमुलाई क्या हुआ और रिस्पॉन्स क्या हुआ। अगर आपको इवन पेवलोव की थ्योरी याद है, या फिर आप नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप बात करते हैं, जैसे कुछ चीजें होती है जिसका नाम सुनते ही हमारे अंदर से रिस्पॉन्सेस ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। जब इवन पावलोव ने डॉग के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने देखा था कि फूड देख करके डॉग के मुंह में सलाइवा बनता है। ठीक है, डॉग के मुंह में क्या आती है?
लार आती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जैसे ही डॉग फूड को देखता है उसके मुंह में लार का आना, ठीक है। डॉग ने फूड देखा, फूड हो गया स्टिमुलाई, उद्दीपक। उस उद्दीपक ने क्या एक रिस्पॉन्स जनरेट किया। रिस्पॉन्स क्या जनरेट किया? लार का आना, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली हुआ, ठीक है, क्योंकि फूड उद्दीपक और उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ? स्लाइवा का आना, लार का आना। हम लोगों के साथ भी ऐसे होता है, जब बहुत तेज भूख लगी होती है या कुछ अच्छा सा खाने के बारे में सुनते हैं तो मुंह में लार आ जाती है, ठीक है। तो वो जो फूड है या जिसके बारे में आपने चीजों को देखा या सुना, वो क्या हुआ? एक तरह से आपके लिए उद्दीपक हुआ। उस उद्दीपक ने, उस स्टिमुलाई ने क्या किया? रिस्पॉन्स जनरेट किया, मुंह में लार का आना। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम एक एक करके सीखेंगे। होपफुली स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं, ठीक है। स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स में एसोसिएशन कैसे हुआ? जैसे आपका फूड के साथ में किसका? लार का आना एसोसिएट है। मतलब जब फूड आएगा, डॉग वाले में देखेंगे अगर, तो डॉग का फूड को देखना और लार का आना, मतलब फूड और लार के बीच में क्या है? कनेक्शन है, एसोसिएशन है, ठीक है, संबंध है, ठीक है। तो ये एसोसिएशन, ये कनेक्शन जो है, ये जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा रिस्पॉन्स या बिहेवियर क्या होगा आपका? फ्रिक्वेंटली होगा। और अगर ये कनेक्शन या ये जो एसोसिएशन है ये वीक होगा तो आपका रिस्पॉन्स जो है वो क्या हो जाएगा? उतना ही कम होगा या फ्रिक्वेंटली नहीं होगा। गेटिंग द पॉइंट? तो ये मेन चीज है एसआर, स्टिमुलाई रिस्पॉन्स कनेक्शन की। होपफुली आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। चलते हैं आगे की तरफ कि थॉर्नडाइक भाई साहब क्या कहते हैं। बेसिकली एडवर्ड थॉर्नडाइक 1898 में इन फेमस इन साइकोलॉजी फॉर हिज वर्क ऑफ लर्निंग थ्योरी that leads to the development of operant conditioning within behavior। अच्छा, जो इनकी जो थ्योरी थी वो बाद में जाकर के ऑपरेंट कंडीशनिंग की, जो बहुत ज्यादा फेमस है, स्कीनर की, ठीक है। तो स्कीनर का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट आया था वो इसी पे बेस्ड है। किस पे? ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी है थॉर्नडाइक की, उस पे बेस्ड है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि स्कीनर ने दी थी। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, चलते हैं आगे की तरफ। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। चलिए, थॉर्नडाइक स्टडीड लर्निंग इन एनिमल्स। देखिए थॉर्नडाइक ने क्या किया? बहुत सारे एनिमल्स पे रिसर्च किया। आप लोगों को पता है जब भी साइकोलॉजी में या मेडिकल के फील्ड में अगर कोई रिसर्च होती है या कोई नई खोज हो रही होती है तो पहले वो एनिमल्स पे की जाती है और उसके बाद उसको ह्यूमन पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद कहीं जाकर के उसको ह्यूमन पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है? बेसिकली पूरी की पूरी थ्योरी वर्क करती है। गेटिंग द पॉइंट? बात समझ आई? चलिए अब आगे की साइड जब हम बात करेंगे तो जैसे थॉर्नडाइक है, इन्होंने भी बहुत सारे एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। अच्छा, और कौन कौन लोग हैं? कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। थॉर्नडाइक ने बेसिकली इनका जो एक्सपेरिमेंट किया था वो कैट पे किया था। किस पे किया था? बिल्ली पर, है ना। किस पे किया था? कैट पर। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे इवन पावलोव की बात करेंगे, ठीक है, तो पावलोव ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था बेसिकली वो डॉग पर किया था, ठीक है। स्किनर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था बेसिकली वो उन्होंने किया था, स्किनर ने अपना प्रैक्टिकल किया था रेट्स पर, ठीक है। किस पे किया था? रेट पर। ये थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा। इसी तरह से जो कोहलर थे जिन्होंने इनसाइटफुल लर्निंग दी थी, ठीक है, कोहलर ने अपना प्रैक्टिकल चिंपांजी पे किया था, ठीक है। और इसके साथ में चिंपांजी के साथ में उसका नाम क्या था वो भी याद रख लीजिएगा, कभी आ जाए एग्जाम में। तो सुल्तान नाम की चिंपांजी पे किया था, ठीक है। तो ये कुछ है, इसके साथ में मैंने एक एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश की है। देखो थॉर्नडाइक ने कैट पे किया, पावलोव ने डॉग पे किया, स्किनर ने रेट पे किया। उन्होंने पीजन्स पे भी किया था स्किनर ने, बट वो इतना फेमस नहीं है, रेट वाला ज्यादा फेमस है जिससे आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग निकली हुई है। तो आप लोगों को भी याद रखना है स्किनर मतलब कि रेट। डन। और एक और कोहलर की जिन्होंने इंसाइटफुल लर्निंग की बात की थी, उनका जो प्रैक्टिकल था बेसिकली वो किस पर था? चिंपांजी पे था जिसका नाम था सुल्तान। गेटिंग द पॉइंट? चलिए अब देख लेते हैं कि भाई साहब ये बात क्या हो रही है यहाँ पे। चलिए थॉर्नडाइक स्टडीड लर्निंग इन एनिमल्स यूजुअली कैट्स devised a classical experiment in which he used a puzzle box। क्या यूज किया उन्होंने? एक पजल बॉक्स यूज किया था टू एम्पेरिकली टेस्ट द लॉज ऑफ लर्निंग,
तो उन्होंने क्या किया, बिल्ली को एक पजल बॉक्स में बंद किया था और उस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने लर्निंग के कुछ लॉज दिए थे जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले। देन चलिए ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए पहले एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मुझे इसमें ऐड करनी है तो मैं आपको सिखा दूंगी, ठीक है। चलिए पहले एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। तो ये है आपका थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट, जिसमें वो ये एक पजल बॉक्स था, अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये जो है ये बॉक्स जो है ये बेसिकली एक पजल बॉक्स है, मैंने यहाँ पे नाम दिया है इसका पजल बॉक्स है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, एक बॉक्स बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना था, एक कैट को उन्होंने क्या किया, अंदर की साइड में बंद कर दिया, ठीक है। और बंद करने के बाद में यहाँ पे एक लीवर लगाया, ठीक है। जैसे ही कैट अगर लीवर को प्रेस करेगी तो वो यहाँ से बाहर आ सकती थी इस गेट से। ये देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो ये लीवर को अगर ये प्रेस करेगी तो यहाँ से क्या होगा, दरवाजे का कनेक्शन है, तो ये गेट क्या होता है, ओपन होता है, और बाहर क्या है, फूड रखा हुआ है, ठीक है। तो बिल्ली बेसिकली भूखी थी, ठीक है, क्लियर। और गेट को कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि उसकी स्मेल जो थी, फिश की जो स्मेल थी, उसको बिल्ली आसानी से ले सकती थी, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट। तो एक बिल्ली, उसको एक बॉक्स में बंद किया, बॉक्स में बंद करने के बाद में बॉक्स के अंदर एक इस तरीके से बटन या लीवर लगाया, जिसको प्रेस करने पर क्या होता है, जो गेट है वो खुलता है, और खुलने के बाद बिल्ली को जस्ट फिश जो है, फूड जो है वो मिल जाता है, ठीक है। क्लियर, बात समझ आ रही है। तो ये उनका पूरा प्रैक्टिकल था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बिल्ली भूखी थी, बाहर उसको फिश दिख रही थी और वो जस्ट यहाँ बाहर जाना चाहती थी, लेकिन क्या हो रहा था कि चूंकि दरवाजा बंद था तो कुछ हो नहीं रहा था, तो बिल्ली इधर उधर ट्राई कर रही थी कि है ना कहीं से वो बाहर निकल जाए, तो वो इधर हाथ मार रही थी, इधर इधर इधर, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, गलती से बिल्ली का जो हैंड है वो कहाँ पे चल गया, लीवर के ऊपर। अब जैसे लीवर के ऊपर चला तो लीवर जैसे प्रेस हुआ, गेट खुल गया और बिल्ली को क्या मिल गया, फूड मिल गया, ठीक है। तो पहले बिल्ली को क्या किया, बहुत सारे रिस्पॉन्सेस करने दिए, उसने बहुत सारे ज्यादा ट्रायल किए कि किसी न किसी तरीके से वो बाहर निकले और उसको फूड मिल जाए, ठीक है। बहुत सारे ट्राई करने के बाद में एक रैंडम ट्रायल में क्या हुआ कि लीवर प्रेस हुआ तो उसको फूड मिल गया। अब क्या किया, वापस इसी प्रैक्टिकल को, इसी एक्सपेरिमेंट को थॉर्नडाइक ने दोहराया, वापस बिल्ली को अंदर बॉक्स में बंद किया, और बॉक्स में बंद करने के बाद वापस यही हुआ, लेकिन अब की बार में थोड़ा सा चेंज ही हुआ कि पिछली बार जब उसको फूड मतलब लीवर प्रेस किया था उसके लिए बहुत सारे ट्राई लगे थे, लेकिन अब जब सेकेंड बार किया तो उससे कम ट्राई हुए। उसके बाद में फिर अगर इसी तरीके से इसी तरह से एक्सपेरिमेंट किया तो थोड़ा और कम टाइम लगा, फिर और कम टाइम, अल्टीमेटली बिल्ली ये सीख गई थी, कैट ये सीख गई थी कि जैसे वो लीवर को प्रेस करेगी उसको फिश यानी कि फूड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर लर्निंग, मतलब बहुत बार त्रुटि और प्रयास का नियम, ठीक है। बात समझ आ रही है, मतलब जितने ज्यादा ट्राई करेंगे, जितने ज्यादा एरर्स होगी, उतनी जल्दी आप सीख जाओगे, ठीक है। हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, हम बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है, बहुत सारे ट्राई करते हैं, कुछ ट्राई करने के बाद में कुछ गलतियां होती है, उनसे कुछ सीख मिलती है, और उस सीख को फिर हम आगे अप्लाई करते हैं और इस तरह से हमको फिर सक्सेस मिल जाती है, कामयाबी मिल जाती है। यही बिल्ली के साथ भी हुआ, उसने बहुत सारे ट्रायल किए, एरर्स की, उसके बाद में उसने लीवर को प्रेस करना सीखा और फाइनली उसको फूड मिल गया। तो बेसिकली ये थॉर्नडाइक का लॉ था। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। एक बार और यहाँ पे देख लीजिए कि बोलना क्या चाह रहे हैं हम। देखिए सबसे मेन बात तो आप लोगों को ये याद रखनी है कि ये हो गया आपका पूरा का पूरा थॉर्नडाइक का पजल बॉक्स, ठीक है। याद रखें, इसको पजल बॉक्स इसलिए बोलते थे क्योंकि उसको सॉल्व करना था कि किस तरह से उसको फूड मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट, होपफुली यहाँ तक बात समझ आ रही होगी। तो ये बेसिकली थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट के अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जस्ट बिकॉज थॉर्नडाइक थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसमें हुआ क्या था। देन फिर यहीं से निकल के आते हैं आपके लॉज। कुछ चीजें इसमें जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था, कैट थी, है ना। काम कौन कर रहा था, यहाँ पे सारा का सारा कैट कर रही थी, इसलिए कैट क्या हो गई, सब्जेक्ट। स्टिमुलाई कौन था, बिल्ली को मोटिवेट कौन सी चीज कर रही थी, बिल्ली को किस चीज ने ट्राई करने के लिए मजबूर किया था, स्टिमुलाई क्या था, तो फिश थी। उसका फूड जो था वो दीपक था, जो से काम करवा रहा था, जो से ट्राई करवा रहा था, ठीक है। तो स्टिमुलाई यहाँ पे क्या होगा, फिश। देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे मोटिवेशन क्या हो रहा था बिल्ली को, जो फिश की स्मेल थी उससे बिल्ली मोटिवेट हो रही थी, क्योंकि उसको भूख लगी थी और जैसे फूड की स्मेल आ रही थी तो वो मोटिवेट हो रही थी, ठीक है। और मोटिवेट हो रही थी तो ड्राइव क्या करवा रही थी उसको, हंगर।
उसको जो भूख लगी थी ना वो उसको चुपचाप बैठने नहीं दे रही थी, उसको ट्राई करना ही था, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइव क्या होगी बेसिकली, आपकी हंगर। देन ओके, लेट्स गो अहेड एंड विल डिस्कस नेक्स्ट वन। इसी के बिहाफ पे बहुत सारे लॉज उन्होंने दिए, दो तरह के, एक तो प्राइमरी लॉज दिए और एक सेकेंडरी लॉज दिए, ठीक है। तो प्राइमरी लॉज और सेकेंडरी लॉज को हम एक एक करके समझेंगे। यहाँ पे मैंने एक ब्यूटीफुल सा पिक्चर दिया है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो, ठीक है। तो इसमें क्या है बेसिकली, देखो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव एडवर्ड थांडेक, ठीक है, कनेक्शनिज्म की बात की थी, ठीक है। जिस तरह से एक गाड़ी जो है, यहाँ पे दिख रहा होगा एक गाड़ी है, अगर इससे कोई बेल कनेक्टेड है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई बेल कनेक्टेड है, बेल का साउंड कनेक्टेड है, तो वो क्या करेगा, जैसे बेल की आवाज आएगी तो किसकी याद आएगी, आइसक्रीम वाले की याद आएगी, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो बचपन में गलियों में जो है वो कौन आते थे, आइसक्रीम वाले आते थे, और वो कुछ सर्टेन बेल बजाते हुए आते थे। तो जैसे बेल बजती थी हम लोगों को पता चल जाता था कि आइसक्रीम आई है, आइसक्रीम वाले आए हैं, आइसक्रीम खाना है, ठीक है। तो इसी तरह से बेल जो है वो किससे एसोसिएट हुई थी, आइसक्रीम वाले से, ठीक है, कि अब आइसक्रीम मिलेगी। क्लियर। तो ये बेल का किससे कनेक्शन हुआ, आइसक्रीम वाले के साथ में, या आइसक्रीम से कनेक्शन हुआ, और हम क्या होते हैं फिर उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं कि जाना है और आइसक्रीम खाना है। डन। तो याद रखिएगा ये चीज होती है किसके, कनेक्शनिज्म इसको बोलते हैं, एसोसिएशन बोलते हैं, किसके बीच में, स्टिमुलाइज और रिस्पॉन्स के बीच में। स्टिमुलाई कौन हुआ, आइसक्रीम, ठीक है, या बेल का बजना, इन दोनों को साथ में हमने क्या करा, एसोसिएट किया, और रिस्पॉन्स क्या हुआ, हम उठे और हमने आइसक्रीम खरीद ली। तो ये चीज क्या होती है, आपकी रिस्पॉन्स। गेटिंग द पॉइंट। होपफुली आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे। चलते हैं इसके लॉस की तरफ। सबसे पहले याद करेंगे, मैं अभी इस पे आती हूँ वापस से, आप पहले ये देख लीजिए कि उन्होंने दो तरह के लॉस दिए, एक प्राइमरी लॉस दिया है ना, प्राइमरी लॉस ऑफ लर्निंग, और एक दिया सेकेंडरी लॉस ऑफ लर्निंग, ठीक है। देखो जो आपके ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। तो प्राइमरी लॉस ऑफ लर्निंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आगे की साइड जब बात करेंगे कि लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है, लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है, और लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे हम लॉ ऑफ इफेक्ट की, रेडीनेस की और एक्सरसाइज की, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखें, जब हम बात करेंगे लॉ ऑफ रेडीनेस की, लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब ये होता है कि जिस पर्सन को आप कुछ सिखाना चाह रहे हो, या जिस बच्चे को आप कुछ सिखाना चाह रहे हो, वो सीखने के लिए रेडी भी है या नहीं है, ठीक है। किसी को अगर आप डंडे से या फिर पनिशमेंट के डर से या किसी भी वजह से जबरदस्ती अगर आप क्लासरूम में बिठा देंगे कि तेरे को पढ़ना है चुपचाप पढ़ ले, ठीक है, तो बच्चा कभी भी नहीं पढ़ेगा अनटिल और अनलेस वो अंदर से रेडी नहीं होगा कुछ सीखने के लिए, ठीक है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस ये बोलता है कि जो लर्नर है उसका मेंटली साइकोलॉजिकली तैयार होना जरूरी होता है किसी चीज को सीखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, बिल्ली का है। क्लियर। लॉ ऑफ रेडीनेस, आई मस्ट लर्न टू गेट आउट बिकॉज आई एम हंग्री, ठीक है, मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा क्योंकि मैं भूखी हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो रेडी है बाहर निकलने के लिए, कुछ सीखने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट, कि अभी वो क्या सीखेगी, वो केग से बाहर आना सीखेगी, पिंजरे से बाहर आना सीखेगी। गेटिंग द पॉइंट, मतलब कि लॉ ऑफ रेडीनेस ये कहता है कि बच्चा कितना तैयार है, या कोई भी पर्सन कितना तैयार है सीखने के लिए, मेंटली साइकोलॉजिकली वो कितना रेडी है कि वो कुछ सीखने वाला है। जबरदस्ती अगर आप कुछ सिखाओगे बच्चा नहीं सीखेगा, या कोई भी पर्सन जबरदस्ती सिखाने से नहीं सीखता है अनटिल और अनलेस वो जब अंदर से उसके नहीं आता है कि मुझे सीखना चाहिए, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट। चलिए नंबर 2 पे बात करते हैं हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज की। नंबर 1, नंबर 2 लॉ ऑफ एक्सरसाइज। बेसिकली लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या बोलता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज को लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी, कहावत का नाम है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, या प्रैक्टिस मेक्स वीमेन परफेक्ट। मतलब जो प्रैक्टिस होती है वो किसी भी इंसान को परफेक्ट बनाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जितनी ज्यादा अगर आपने एक चीज को कुछ सीखा, अगर उसको बार बार अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इवेंचुअली क्या होता है कि आप उस पर्टिकुलर चीज में क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा महारत हासिल कर लेते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो लॉ ऑफ रेडीनेस यही बोलता है, सॉरी लॉ ऑफ एक्सरसाइज यही बोलता है कि जितनी ज्यादा एक्सरसाइज की जाएगी पर्टिकुलर स्किल की या पर्टिकुलर लर्निंग की, वो उतनी ही क्या होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो यही आपका क्या है, लॉ ऑफ
एक्सरसाइज अगर आप में देखेंगे तो आपको दिखेगा ये बोल रहा, ओ आई नोटिस मोर आई रिपीट ओपनिंग द केक मोर इजीली क्विकली आई कैन ओपन इन द नेक्स्ट टाइम। वो ये बोल रही कि जितनी ज्यादा वो रिपीट करेगी केक को खोलने की कोशिश की, उतनी जल्दी क्या होता है, केक या पिंजरा खुल जाएगा। ठीक है, बेसिकली जितना ट्रायल होगा, जितना बार ट्रायल करेंगे, उतनी जल्दी चीजों को सीखा जा सकता है। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। कुल मिला के प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बात करते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, अच्छा सॉरी, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब लॉ ऑफ एक्सरसाइज में आप लोग एक और बात याद रखेगा कि जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है बेसिकली इसको टू पार्ट में बांटा गया है। इसको है ना, एक बांटा गया है लॉ ऑफ यूज में, और एक होता है आपका लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ यूज का मतलब यह है कि जितना ज्यादा आप चीजों को जो आपने सीखा है उस नॉलेज को यूज करते रहेंगे, उस नॉलेज की प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। वहीं जो कुछ सीखा है अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप उसका यूज नहीं कर रहे, तो लॉ ऑफ डिसयूज कहता है कि आप उस चीज को, आपका जो कनेक्शन बना था वो लूज हो जाएगा और आप उस चीज को इवेंचुअली टाइम के साथ में भूल जाएंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ यूज जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रहेगी। लॉ ऑफ डिसयूज ये कहता है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपने यूज करना बंद कर दिया, देन यू विल लॉस्ट वॉट एवर यू लर्न। राइट, ओके, तो ये दो चीजें भी आप इसमें एड ऑन कर लीजिएगा। क्लियर, चलिए अब हम आगे की साइड की बात करेंगे। तो लॉ ऑफ रेडीनेस हो गया, लॉ ऑफ एक्सरसाइज हो गया, अब बात करते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट की। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट बेसिकली आपका ये कहता है कि ये लॉ ऑफ इफेक्ट तीसरे नंबर पे, every time I open the cake, I get to eat the yummy fish. So I am gonna repeat it often. बिल्ली क्या बोल रही है कि जब भी मैं केक से बाहर निकलूंगी और बाहर निकलने के बाद मुझे यम्मी सी फिश मिलेगी, अच्छा सा खाना मिलेगा, टेस्टी सी फूड मिलेगा, इसलिए हर बार मैं बाहर जाऊंगी और यही काम, यही लर्निंग मैं रिपीट करूंगी। तो बेसिकली लॉ ऑफ इफेक्ट ये कहता है कि जब आप कुछ लर्निंग करते हो और उसका जो आउटकम आ रहा है, जो उसका रिवॉर्ड है, अगर वो प्लेजरेबल है, अगर वो खुशी देने वाला है, अगर वो सेटिस्फेक्शन देने वाला है, तो बहुत ज्यादा संभावना होती है कि हम उस लर्निंग को दोबारा से रिपीट करेंगे। लेकिन अगर मिलने वाला आउटकम या रिवॉर्ड जो है वो इतना अच्छा नहीं है जितना हमने सोचा था, या लेस प्लेजरेबल है, तो हम उस बिहेवियर को दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। लेट्स सपोज कि आपने कोई काम किया बहुत मेहनत से, ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखी और उसके बाद में बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के बाद आपको एक हाई पेइंग सैलरी जॉब मिल गई। ठीक है, तो अब आपको उससे ज्यादा अगर सैलरी की जॉब कहीं मिलेगी तो आप उसके लिए वापस से दोबारा मेहनत जरूर करेंगे, क्योंकि आपको पता है मेहनत करने से मिल जाता है जो रिवॉर्ड आप चाहते हो वो। लेकिन अगर बहुत मेहनत करने के बाद भी जॉब नहीं मिली या इधर उधर आप घूम रहे हैं, तो बहुत ज्यादा संभावना है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप दोबारा से पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, अगर मिलने वाला आउटकम या रिवॉर्ड जो है प्लेजरेबल है तो चीजें रिपीट होंगी, अगर रिवॉर्ड जो है वो प्लेजरेबल नहीं है तो चीजें रिपीट नहीं होगी, वहीं पे बंद हो जाएगी। डन, चलिए, ओके, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका प्राइमरी लॉज, यानी कि प्राथमिक नियम जो है सीखने के वो। अब लास्ट सेकेंडरी लॉज की थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, जस्ट बिकॉज सेकेंडरी लॉज एग्जाम में आते नहीं है, इसलिए हमको इसको बहुत ज्यादा डिस्कस डिटेल में नहीं करना है, बहुत शॉर्ट में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात होती है लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी स्टिमुलाइज, मल्टीपल रिस्पॉन्स, एटीट्यूड, रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, एसोसिएटिव शिफ्टिंग और पार्शियल एक्टिविटी। एक एक बार मैं समझा देती हूँ कि है क्या। डन, चलिए, सबसे पहले अगर हम लॉ ऑफ प्राइमेसी की बात करेंगे बच्चों, लॉ ऑफ प्राइमेसी आपका ये बोलता है कि जो चीजें सबसे पहले याद की जाती है वो लॉन्ग टर्म याद रहती है। ठीक है, आपको कितने लोगों को याद है कि जब हम कोई आंसर याद करते हैं तो उसका स्टार्टिंग का कभी कभी बहुत ज्यादा याद रहता है, पीछे का पूरा भूल जाते हैं। ठीक है, होता है ऐसा। या फिर ये बोलता है कि इनिशियल लेवल पे जो चीजें सीखी जाती है, प्राइमेसी का मतलब है जो प्राइम टाइम में सीखी गई हो, सबसे पहले सीखी गई हो, वो चीजें याद रहती है, बाकी की चीजें भूलने में आ जाती है, तो लॉ ऑफ प्राइमेसी। नंबर 2, लॉ ऑफ रिसेंसी क्या बोलता है? लॉ ऑफ रिसेंसी ये बोलता है कि जो चीज रिसेंट में याद की गई है वो याद रहती है। लाइक जैसे आपको याद होगा कि हम लास्ट टाइम एग्जाम आती है, एग्जाम के लास्ट में जो पढ़ते हैं वो ज्यादातर ये होता है कि वो एग्जाम में याद रहता है।
ठीक है। तो लॉ ऑफ रिसेंसी ये बोलती है कि जो रिसेंट में चीजें याद की गई है या जो रिसेंट में चीजें सीखी गई हैं वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। होपफुली यहां तक समझ आया होगा। अगली बात कहता है लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई, मतलब ये है कि जो स्टिमुलाई है अगर उसकी इंटेंसिटी बहुत तेज है, फॉर एग्जाम्पल आपको भूख लगी है और आपका फेवरेट खाना किचन में बना हुआ, आपकी फेवरेट डिश बनी हुई है, तो उसकी स्मेल जो है वो इतनी आपको इतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगी कि आप तुरंत उठेंगे और खाने के लिए जाएंगे। ठीक है। तो जब लॉ ऑफ स्टिमुलाइज इंटेंसिटी स्टिमुलाइज ये कहता है कि जब स्टिमुलाई यानी कि उद्दीपक की इंटेंसिटी तीव्रता बहुत तेज होगी, ठीक है, जो कुछ भी आपको दिख रहा है अगर वो तेजी से आपको अट्रैक्ट करेगा तो आप वो काम जरूर करोगे। ठीक है। ओके, चलते हैं आगे की तरफ। अगला है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स ये होता है कि कुछ चीज सीखने के लिए हम मल्टीपल रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे इस केस में बिल्ली को जब केक से बाहर आना था तो उसने मल्टीपल ट्राई किए, बहुत सारे ज्यादा रिस्पॉन्स किए, वो इधर से निकल रही थी, कोशिश कर रही थी, इधर हाथ मारा, उधर हाथ मारा, इधर करा, ठीक है, अलग अलग तरीके से कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से वो केक के बाहर आ जाए। ठीक है। तो इसका मतलब होता है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, मतलब कि आप बहुत सारे रिस्पॉन्सेस देते हैं, उसके बाद क्या होता है कहीं ना कहीं आपकी उन रिस्पॉन्सेस की वजह से बहुत अच्छी लर्निंग हो जाती है। डन। चलिए आगे बात कम करेंगे। तो अगला है आपका लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड। एटीट्यूड बहुत सारी चीजें दिखाता है। अगर आपका एटीट्यूड, फॉर एग्जांपल अगर आप डांसर बनना चाहते हैं, आपको डांस में बहुत इंटरेस्ट है, तो डांस से रिलेटेड कोई भी चीज आएगी तो आपका उसका आपका डांस से रिलेटेड चीजों को लेकर के एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया। अब जहां कहीं पे भी आपको डांस से रिलेटेड कोई चीज दिखेगी आप तुरंत रेडी हो जाएंगे कि मुझे सीखना है, तो आपका एटीट्यूड डांस को लेकर के कैसा है, पॉजिटिव है। तो हर बार जब डांस से रिलेटेड कोई भी बात आएगी आप उसको जरूर सीखोगे। ठीक है। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ एटीट्यूड। होपफुली यहां तक बात समझ आई। आगे बात करेंगे हम लॉ ऑफ एनालॉजी की बात करेंगे, रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी। रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी का मतलब है कि अगर कोई काम आप एक बार पहले कर चुके हो तो दूसरी बार उस काम को उसी तरीके से करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। लेट्स सपोज कि आप लोगों ने एक बार पहले एग्जाम दिया, सीटेट का एग्जाम दिया, तो आपने सीटेट का एग्जाम दिया, आपने कुछ गलतियां की, कुछ अच्छा किया, ठीक है, जो कुछ भी हुआ कुछ नंबर से आप करेंगे। अब वापस जब आप सीटेट एग्जाम देने जाएंगे तो आपने वहां पर जो कुछ सीखा था, जिस जिस तरीके से आपने एग्जाम में अटेम्प्ट किया था, तो आप उसी एनालॉजी को वापस फॉलो करोगे अपनी, ताकि आप यहाँ पे जो वहां पे जो थोड़ी बहुत आपने गलतियां की थी वो नेक्स्ट एग्जाम में ना हो। ठीक है। तो एनालॉजी का मतलब जो पहले सीखा गया है उसी को रिपीट करके थोड़ा सा मॉडिफाई करना और उसको अप्लाई कर देना। एनालॉजी का मतलब ये होता है पहले जैसा था उसी तरीके से नया काम को करना। ठीक है। तो इस लर्निंग को बोलते हैं आपकी लॉ ऑफ एनालॉजी। ठीक है। क्लियर, बात समझ आई? ओके, चलते हैं आगे की तरफ। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग की बात हम करेंगे। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि जैसे इवन पावलो का जो प्रयोग था, अगर उसकी बात करें तो उन्होंने क्या देखा था, पावलो ने कि फूड की वजह से डॉग क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। ठीक है। तो उन्होंने फूड को किससे एसोसिएट किया था, फिर बेल से, न्यूट्रल स्टिमुलाई से। तो बेल को फूड के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद में रिस्पॉन्स क्या जनरेट हो रहा, सलाइवा। तो एक टाइम ऐसा आया कि बेल बज रही थी और डॉग के मुंह में स्लाइवेशन हो रहा था। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर दिया आपने, एसोसिएशन को शिफ्ट कर दिया, फूड और स्लाइवेशन के एसोसिएशन को शिफ्ट करके किसका बना दिया, बेल और स्लाइवेशन का बता दिया। ठीक है। तो इस तरह से एसोसिएटिव शिफ्टिंग मतलब कि एक स्टिमुलाइज को और रिस्पॉन्स को दूसरे स्टिमुलाइज के साथ में कनेक्ट कर देना या शिफ्ट कर देना। होपफुली यहाँ तक बात समझ आई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी की बात करेंगे हम। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी ये कहती है कि कोई भी काम जो है बच्चों को या किसी को भी अगर सीखना है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में सिखाया जाए। मतलब कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप बाय स्टेप अगर आप किसी चीज को सिखाएंगे तो बच्चों की या किसी भी पर्सन की लर्निंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है। पार्शियल एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि चीजों को तोड़ तोड़ के ब्रेक में सिखाई जाए। डन। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आई होगी। और दैट्स इट फॉर टुडे। थॉर्नडाइक की थ्योरी जो कि हमने सीखी है आज की इस क्लास में, होपफुली आपको सारा समझ आया होगा। जो कुछ अगर आपके डाउट्स, जो कुछ आपको समझ नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, डेफिनेटली आपको इसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और आप जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारे नई नई चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी, बहुत सारे PYQs यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि मैं कवर अप करूं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली कवर इट। ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।